लगा रहे हैं ना 99, तो ये 99 जेल में बंद है क्या? आप आरोपी लगा रहे हैं ना भाई साहब। ये मुकेश चौधरी क्या है, बाबूलाल क्या है, अमित अग्रवाल क्या है, उमेश मलिक क्या है, योगेंद्र उपाध्याय क्या है, जरा इनका भी नाम ले लेते हैं आप। नहीं ये सही बात कह रहे हैं, पता है, रुक जाओ, ये आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत कह रहे थे। शतक नहीं लगा रहे हैं, शतक बस लगाने ही वाले हैं आपराधिक केसेस में। और उधर आज नरेंद्र मोदी जब वर्चुअल रैली करते हैं 5 जिलों में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी बात पर घेरते हैं कि जब आप थे गुंडा राज था, जब आप थे तब आपराधिक छवि वाले नेताओं को संरक्षण मिलता था, जब आप थे तब औरतें घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। और वो इसी बात पर बार बार आपको घेर रहे हैं, आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को। देखिए रूबिका जी, बड़ा अहम मामला है। देखिए आज लड़ाई जो है वो सत्ता बनाम जनता है, सत्ता बनाम जनता। आप देखिए ना कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता कमल को खिलाने के लिए किस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में कीचड़ फैला रहे हैं। आप देखिए ना इस बात को, कीचड़ फैला रहे हैं। आप देखिए आज ये बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं कि 5 साल में मैंने ये काम किया, ये मेरी उपलब्धियां हैं, लेकिन वो 5 साल पहले की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं। और ये जो पलायन का जो परपंच कर रहे हैं, मैं बताऊं, इनका पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। रूबिका जी समझिए, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कई स्टेट में जैसे इनका पलायन हुआ था, ठीक उसी तरीके से इनका पलायन होने जा रहा है। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी विजन की बात करती है, मिशन की बात करती है। आज हमारे नेता ने कहा ना कि 99 अपराधियों को आपने टिकट दे दिया, अगर सेंचुरी कब मारोगे? अरे सेंचुरी कब मारोगे वो भी बता दो ना। बड़े बड़े दावे वायदे आप कर रहे हो, अपराध की बात कर रहे हो। आज अपराधियों की एक फहरिस्त तैयार हो गई है समाज बीजेपी में बड़े स्तर पर। अगर कहिए तो मैं वो लिस्ट पढ़कर सुना दूं, लेकिन मैं वो नहीं सुनाना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि हमें अभी चूंकि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम क्रांति लाना चाहते हैं। हम क्या क्या करना चाहते हैं? हम क्रांति लाना चाहते हैं बेरोजगारी के क्षेत्र में, सुशासन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम इनकी तरह लफाजी वाली बातें नहीं करना चाहते। और इसीलिए जेल में मौजूद नाहिद हसन को टिकट दे देते हैं। इसीलिए साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, जो कि बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी हैं, उनको आप टिकट दे देते हैं। इसीलिए आप धौलाना से असलम चौधरी को टिकट दे देते हैं, जिस पर जानलेवा हमला करना, घर में घुसकर मारपीट और बलवा करने जैसे कुछ 10 मुकदमे हैं। महिला की सुरक्षा ऐसे होगी इन लोगों को टिकट देकर? देखिए रूबिका जी, एक बात आप समझिए, ये आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आज आप देखिए ना, कौन सा थाना ऐसा बचा है जहां पर वसूली नहीं? अरे अभी आप आरोपी लगा रहे हैं ना 99, तो ये 99 जेल में बंद है क्या? आप आरोपी लगा रहे हैं ना भाई साहब। अरे मैं आ रहा हूं, 99 100 जो आप कर रहे हैं वो क्या है? वो आरोप है कि ये सारे के सारे घोषित अपराधी हैं और जेल में बंद है। ये मुकेश चौधरी क्या है, बाबूलाल क्या है, अमित अग्रवाल क्या है, उमेश मलिक क्या है, योगेंद्र उपाध्याय क्या है, जरा इनका भी नाम ले लेते हैं आप। संगीत सोम क्या है, सुरेश राणा क्या है? मैं बता रहा हूं, आरोप नहीं। ये तो वही लोग हुए जिन पर आरोप है। जैसे मैं नाम ले रही थी, उन पर आरोप है, आप उन्हीं का नाम ले रहे जिन पर आरोप है। आप डिसाइड कर लीजिए, या तो आप वाले और इन वाले लोग दोनों आरोपी हैं, या फिर दोनों दोषी हैं। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। नहीं, दोनों हमारे नेताओं पर राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए। बीजेपी नहीं चाहती है कि हमारे नेता, नहीं, आपके शर्ट पर धब्बे कम हैं और मनीष शुक्ला की पार्टी पर ज्यादा है। वो हमेशा होता है। ये पता नहीं कब से चला आ रहा है सर कि मेरे अपराधी बेचारे मासूम हैं, उन पर राजनीतिक प्रेशर के तहत केस दर्ज करवाए गए हैं, इन वाले अपराधी बदमाश हैं। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। 99 100 की बारी कब? देखिए रूबिका जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 5 साल पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो स्थिति का वर्णन किया है, बैठे अजीत भाई बताए कि सचिन और गौरव अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे, उनके आरोपी गिरफ्तार किए गए थे कि नहीं किए गए थे, और गिरफ्तार आरोपियों को छुपाने का काम अखिलेश यादव जी के इशारे पे आजम खान ने किया था कि नहीं किया था, ये तो तथ्य है। उसके बाद मुकदमे कायम हुए, जाति और धर्म के आधार पर मुकदमे कायम हुए। साथ ही साथ नाहिद हसन आज की डेट में जेल में बंद है और कोर्ट ने जमानत देने से बंद कर दिया। उसका वीडियो वायरल है
कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो। इनका फुरकान, इनका यूसुफ और इनके वो तमाम कैंडिडेट। रुबिका जी देखिए, एडीआर की रिपोर्ट तो केवल वो बताती है जो एफआईआर दर्ज होता है आईपीसी की धारा में, और आईपीसी की धारा में सभी प्रकार के एफआईआर दर्ज होते हैं, चाहे वो आपराधिक हो चाहे राजनीतिक हो। लेकिन समाज जानता है कि अपराधी कौन है, और जो वेल नेम्ड अपराधी है वो समाजवादी पार्टी के नूर है, कोहिनूर है, और अखिलेश यादव के वो सबसे विश्वास पात्र भी है, और उनके बिना समाजवादी पार्टी चल भी नहीं सकती। और प्रधानमंत्री जी ने केवल अपराधियों की संख्या नहीं गिनाई, सबसे बड़ा अपराध अखिलेश यादव की सरकार ने जो किया कि विकास को रोक कर रखा। घरों की जो गिनती बताई है, अजीत भाई उस पर भी जवाब दे दीजिए कि 73 मकान आपने गौतम बुद्ध नगर में बनाए थे और हमने 23,000 मकान बनाए हैं। 221 मकान आपने सहारनपुर में बनाए थे, हमने 18,000 मकान बनाए हैं। ये अपराध छोटा अपराध नहीं होता रुबिका जी। नहीं तो मैं मनीष शुक्ला जी, आपका विकास अगर इतना सब जगह बोल रहा है और सबकी जिंदगी में सिर्फ विकास ही विकास हुआ है, तो ब्रजेश सिंह रावत देवबंद से क्यों टिकट देने की जरूरत पड़ गई? विक्रम सैनी खतौली से क्यों टिकट देने की जरूरत पड़ गई? संगीत सोम सरदना से 6 मुकदमे में 10 से ज्यादा धाराओं में केस दर्ज है, क्यों आपको उनको टिकट देनी पड़ गई? बता रहे 8 धाराओं में मुकदमे दर्ज है, ब्रजेश सिंह रावत पर क्यों टिकट देनी पड़ गई? ब्रजेश रावत के ऊपर जो मुकदमे हैं वो छात्र राजनीति से, विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चा से होते हुए आए हैं। ये सही बात कह रहे हैं। पता है, रुक जाइए, ये ठीक कह रहे हैं, हम गलत कह रहे थे। कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूँ। मेरे साथ काम करने वाले समाजवादी पार्टी के जो साथी थे यूनिवर्सिटी में, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज था प्रयाग यूनिवर्सिटी में। लेकिन अपराधी अतीक अहमद कहलाते थे, वो छात्र नेता कभी भी अपराधी नहीं कहलाते थे। तो ब्रजेश रावत के ऊपर इसलिए आप दोनों हर चीज में भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दे, लेकिन इस मामले में आप दोनों बिल्कुल सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पर डिबेट कर सकता हूं। धर्मवीर चौधरी साहब और साधना जी कुछ कहना चाह रही हैं। आप दोनों का मैं ओपनिंग रिमार्क ले चुकी हूँ ना सर। पहले मेरे 3 और मेहमान, धर्मवीर चौधरी जी। अच्छा 5 सेकंड बोलिए। 5 सेकंड। तमाम ऐसे लोग जो आंदोलनों से निकलते हैं, छात्र राजनीति से निकलते हैं, उनके ऊपर एफआईआर होता है, लेकिन समाज को पता होता है कि एफआईआर दर्ज या अपराधी कौन है, कि सबको पता होता है। नाहिद हसन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ठीक है, अपराधी है, इनको सबको पता है। ठीक है, धर्मवीर चौधरी साहब या अजीत से नहीं कर सकती। रूबिका जी, देश की आजादी के बाद में जो सबसे बड़े दंगे हुए थे, 10 लाख लोग मारे गए थे, और वो दंगे जो है वो महात्मा गांधी की हत्या और देश के बंटवारे जिन्ना के कारण हुए थे। तो जो लोग जिन्ना और गोडसे को मानने वाले लोग हैं, एक पार्टी है समाजवादी पार्टी जो कट्टाधारी पार्टी है, वो जिन्ना को मानती है और दूसरी गोडसे को मानती है। तो इन दोनों पार्टियों का चाल चरित चेहरा दंगाई है और ये अराजकता में प्रदेश को झोंक रहे हैं, लेकिन जनता इनको बेनकाब कर देगी। गोधरा कांड को जनता भूली नहीं है, और कबाल कांड में जैसे सांप अपने अंडों को खा जाता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार गौरव और सचिन को खा गई, सैकड़ों लोगों को खा गई, वहां पर जाट समाज के और मुस्लिम समाज के। ये दंगा कराने वाले लोग कभी इनको जनता माफ नहीं करेगी। आज नाहिद हसन को टिकट देकर के इन्होंने साबित कर दिया कि हम फिर उसी दंगे को कराएंगे और उसी तरीके से शासन करेंगे। तो ये सरकार में आकर के इनका सुनियोजित चाल है ये। और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वीरप्पन की बेटी ने कहा था कि मुझे आपके चेहरे में अपना पिताजी का चेहरा नजर आता है। तो ये तो जग जाहिर है कि ये दोनों पार्टियां, आज एडीआर की रिपोर्ट ये कह रही है कि 50 विधायक बीजेपी के चार्जशीट जिनके ऊपर दाखिल हो चुकी है, 150 विधायक इनके आपने साहब नेवला बिच्छू सबका इस्तेमाल कर दिया। अब एक बार ठीक है धर्मवीर जी, अब एक और वादा कर दीजिए कि चुनाव के बाद आप इन दोनों पार्टियों में से किसी का भी चेहरा नहीं देखेंगे। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ रूबिका जी ये वादा आपसे कर रहा हूं, लेकिन आप एक वादा इनसे लीजिए। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने डंके की चोट पर कहा कि मैं किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगी।
इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों कहें कि हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। अब तो दे चुके धर्मवीर चौधरी जी, अब तो बड़ा लेट हो गया। और दोनों अपराधियों को अजीज खान और मनीष जी दोनों आपसे संपर्क अब साधना चाहते हैं, सुन लीजिए। हाँ, और उसके बाद साधना भाटी, अच्छा पहले साधना भाटी अपनी बात कहते हैं, फिर आपके बातों का जवाब दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के देंगे। साधना जी जी मैं शुरुआत करूं उससे पहले, साधना जी आपने सुना ना यहाँ जो मनीष शुक्ला बीजेपी के और अजीज भाई समाजवादी पार्टी के दोनों क्या कह रहे थे अपने अपने नेताओं के बारे में कि भाई वो छात्र राजनीति करते हैं तो वो आपराधिक मामले तब जो हैं दर्ज कर लिए जाते हैं और वो राजनीतिक मामले ज्यादा होते हैं। तो साधना जी आपने भी अपनी पारी की शुरुआत कर ली है राजनीति में, कितनी धाराएं आप पर अब तक लग चुकी है और कितनी संगीन धाराएं लग चुकी है, बता दें। ये तो आप पता कर लीजिए, मालूम चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आदरणीय रूबिका जी, बार बार मुझे ये कहना पड़ता है, देखिए चुनाव में आरोपियों को चुनाव लड़ने से एक तो हमारा कानून भी नहीं रोकता, दोषियों को जो अपराधी हैं, अभी मनीष जी कह रहे थे कि कोई अपराधी, आप ये तय नहीं करेंगे कौन अपराधी है कौन नहीं। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अपराधी तय किया है और हम आपको ये चीज बता दें कि कुलदीप सेंगर के ने जिसका बलात्कार किया उस पीड़िता की माताजी को हम टिकट देके चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर आप आज भी उस कुकृत्य के लिए जरा से भी शर्मिंदा है कुलदीप सेंगर पे, तो निर्विरोध जीतने दीजिए। कुलदीप सेंगर ने जिसका बलात्कार किया उस पीड़िता की माताजी को जीतने दीजिए, मत उतारिए प्रत्याशी, आपका पश्चाताप मान लेंगे हम इस बात को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को लेकर और बेटियों को लेकर लगातार बात की जाती है। आज इस एबीपी के माध्यम से, हुंकार के माध्यम से मैं दर्शकों तक एक बहुत जरूरी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए बार बार मुझे ये कहना पड़ता है, लेकिन अभी की घटना 21 जनवरी 2022 की बुलंदशहर के छतारी थाना के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दिन दहाड़े बलात्कार होता है और उसे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है गैंगरेप के बाद। उसके बाद उसके शव को बिल्कुल हाथरस की तरह दोहराया जाता है और आधी रात को पुलिस द्वारा जबरन उसकी लाश को जलवा दिया जाता है। उसी बुलंदशहर की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ भाजपा के विधायकों को लताड़ कर भगाया गया, मुजफ्फरनगर में भी भगाया गया। मैं पूछती हूँ कि क्या वो लोधी परिवार की बच्ची, जो आप पिछड़ा वर्ग चिल्लाते हैं, वो लोधी बच्ची थी क्या? वो हिंदू की बेटी नहीं थी क्या? वो हिंदू की बेटी नहीं थी? न्याय कब मिलेगा? अरे हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, ये फराह नईम कौन है? नहीं क्या पूछ रही हैं? वो फराह नईम कौन है? नहीं, हम देखिए हिंदू मुसलमान की बात हम क्या कर रहे हैं? मैंने तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं की ना। अरे मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, फराह नईम कौन है? जानती हैं, बदायूं से कैंडिडेट हैं, आप ही की पार्टी ने टिकट दिया है, बदायूं के शेखापुरा से, जानती हैं आप उनको? मैं तो ये कह रही हूँ ना, हम तो 40 की शक्ति के साथ लड़ ही रहे हैं। हाँ, 40 के साथ लड़ रहे हैं आप, महिलाओं को टिकट शक्ति के साथ लड़ रहे हैं आप, तो फिर ये क्यों रो रही हैं? ये फराह नईम क्यों रो रही हैं? अब भाई अगर कोई रोने के लिए तो प्रियंका मौर्य भी आई थी, उन्होंने कहा। सुनिए क्या कह रही हैं, प्लीज बताइए। हाँ सुनिए क्या कह रही हैं, बताइए। हाँ सुनिए। बदायूं के शेखपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार है फराह नईम, चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। फराह ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह पर परेशान करने का आरोप लगाया है, अभद्रता का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट कर रोने लगी। फराह ने भावुक होकर कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। औरत कमजोर नहीं है, अब मैं जवाब दे दूं रूबिका जी, वापस लेती। हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि आप अब मैं जवाब दे दूं आदरणीय रूबिका जी। नहीं, आप महिलाओं के लिए बहुत आप संवेदनशील हो रही हैं, तो मैंने सोचा आपकी पार्टी की इस महिला का भी दर्द आप तक पहुंचा दूं। फराह नईम वो भी रो रही है। बहुत अच्छा किया आपने महिला का दर्द बताया, बहुत अच्छा किया। मैं भी महिला का दर्द ही यहाँ पर बता रही थी। मैं तो ये कह रही हूँ ना आपसे, मेरा तो ये खुद का स्वयं का मानना है और मैं बचपन से महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ती रही हूँ। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो नहीं होना चाहिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कह रही हूँ, और कांग्रेस बख्शती नहीं है ऐसे लोगों को, ये भी बता देती हूँ। कोई एक्शन लिया है उस शख्स के खिलाफ जिसके बारे में फराह नईम बातें कर रही हैं? देखिए अगर नहीं लिया गया है तो वो लिया जाएगा, इसका मैं आश्वासन आपको दे रही हूँ। लेकिन मैं जो बात पूछ रही हूँ उसका जवाब आप भाजपा प्रवक्ता से पूछ लीजिए। अरे भाजपा प्रवक्ता को तो सारे सवालों के जवाब देने होंगे, अजीज खान साहब को अपनी पार्टी के जवाब देने होंगे। मैं जो आपकी, क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के बारे में मैंने आपको बताया, ये फराह नईम कहीं और की नहीं, आपकी पार्टी की, और ये कल परसों की बात नहीं है, ये हाल ही की बात है। जब वो रो रही हैं, मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं और वो ये कह रही है कि मैं नहीं लड़ सकती इस पार्टी में, मैं कैसे, ये कैसा सम्मान है? रूबिका जी अब आप बोलने तो दे मुझे, मैं तो बोलने दे रही हूँ बहन, मैं तो बोलने दे रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि बहनें आगे बढ़े, बोलें, लेकिन फराह नईम के साथ लेकर जाइए ना आप। मैंने बिल्कुल हम कह रहे हैं,
मैं ये पूछती हूँ, मैं तो कह रही हूँ ना कि पूरे आदर के सम्मान के साथ ये भी कहती हूँ कि हाँ मानती हूँ मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते वक्त जुबान फिसल गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया, पर क्या उस वक्त जुबान फिसल गई थी संसद भवन में जब एक महिला सांसद को सुपर्ण का कह दिया था? क्या उस समय जुबान फिसल गई थी जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड था? क्या उस समय जुबान फिसल गई थी मोदी जी आप अपने गिरबान में अभी मैं ये कह रही हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहना आप कह सकती हैं, मैं कथनी और करनी में अंतर को देख रही हूँ। इस वक्त जो आप कह रही हैं वो आपकी पार्टी करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा है रूबिका जी, प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं, उनका अपना परसेप्शन है, मैं वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, उनका अपना व्यू है और वो राय दे सकते हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक। मैं 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं आज जो बहुत अहम है। अभी जो मनीष जी ने कहा कि तमाम वीडियो, मैं कह रहा हूं ना, वीडियो वायरल तो आप करा ही रहे हैं, आपका आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है, जो टेम्परिंग करके आप वीडियो को वायरल कर रहे हैं और नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आपके सारे नेता बिल्कुल पूरी तरह से नफरत की भाषा बोल रहे हैं। आप देखिए ना, चाहे माननीय अमित शाह जी हो, योगी जी हो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक, वो क्या कर रहे हैं? वो झूठ का झोला लिए घूम रहे हैं। आज तो टेलीप्रॉम्प्टर से लगातार झूठ बोला जा रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर, ये टेलीप्रॉम्प्टर जीवी जो है ना, वो उससे झूठ बोल रहे हैं। दुख इस बात का है, अरे भाई अपने गिरवान में झांक कर देखिए ना कि वो बेचारे मासूम जो मुकेश राजभर और उसके साथ साथ रामजी पासी जो आजमगढ़ के थे, मासूम थे, उनका आपने निर्दोषों का इनकाउंटर करा दिया। वो कौन से अपराधी थे मैं जानना चाह रहा हूं। मैं जानना चाह रहा हूं, बागपत में जो सुमित गुजर को आपने इनकाउंटर करा दिया, कौन से अपराध था उनका? कौन सा अपराध था? बुलंदशहर में आप देखिए जिस तरीके से बुलंदशहर में आपने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, उनके मॉब लिंचिंग हुई आपके लोगों के द्वारा और आप फूल माला पहना रहे थे। हम जानना चाह रहे हैं सुबोध कुमार सिंह कौन से अपराध में लिप्त थे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये मत कहिए। रही बात आपके योजनाओं की, मैं उस पर चर्चा योजनाओं नहीं, पहले क्या योजना? अजीज साहब जो सवाल पूछे उस पर जवाब। अपराध की तो फेहरिस्त है, हाँ, लेकिन जो फेहरिस्त आपने अभी गिनाई है उस पर जवाब ले लेना खान साहब। फिर बताइए क्या डिबेट रह गई? आपने सवाल पूछे, उसका जवाब भी तो लेना चाहिए। मनीष शुक्ला, एक एक करके बताइए, सारे नाम अजीज भाई ने ले लिए। मैं तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। मैंने तो धनंजय सिंह की बात भी नहीं की, जो पुलिस के रिकॉर्ड में फरार है, पुलिस ढूंढ रही थी, और वही पुलिस, ठीक है, वही पुलिस इनको क्या कर रही है, इनके लिए पिच तैयार करती है। ये शायद ये नहीं बताएंगे आप उस परसेप्शन। अजीज खान साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है आप जिस परसेप्शन, आरोप है सीधा सीधा जो प्रदीप जी कह रहे थे कि परसेप्शन भले ही यहाँ पर यह हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत गुंडा राज था, बहुत अपराध था, लेकिन उन्होंने नाम गिना दिए हैं कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है। मनीष शुक्ला जी, देखिए रूबिका जी, नाहिद हसन का वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ही कहते हुए है हिंदू की दुकानों से सामान मत खरीदो। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। इसमें आईटी सेल क्या कर सकता है? इनका एक मेरठ का प्रत्याशी कहता है कि जीतने के बाद हम बदला लेंगे, और बदला लेने के बाद जब कैमरे लगते हैं तो उस पर सफाई देता है, यानी उस पर तो आईटी सेल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने अपने जो उसने कहा था उस पर उसने स्वयं जवाब दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं। अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री रहते आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की थी कि नहीं थी? की थी। अजीत भाई बताइए, आप बताइए कि हाईकोर्ट ने डांटा अखिलेश यादव को कि नहीं, अगर आपका पता चलेगा तो आप आतंकवादियों को परमवीर चक्र दे देंगे। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो रामपुर में जो सीआरपीएफ पे अटैक हुआ था आतंकवादियों को, तो आजम खान ने कहा कि वहां कुछ 31st की नाइट मनाई जा रही थी। तो आतंकवादियों के समर्थक आप, माफियाओं को बचाने का काम आप, सचिन गौरव के हत्यारों को बचाने का काम आप कर रहे हो। अतीक से लेकर मुख्तार और रिजवान जहीर तक आप बचाते हो। और रिजवान जहीर का नाम मुझे एक चीज और याद आता है, रिजवान जहीर अपने बेटी और दामाद के साथ केवल इसलिए गिरफ्तार है कि समाजवादी पार्टी के ही चेयरमैन को उसने मार दिया। लेकिन पार्टी पूरी रिजवान के साथ खड़ी है, चेयरमैन के साथ नहीं खड़ी होती है। तो ये उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है। चौधरी अजीत सिंह ने मरने के पहले एक बात कही थी, उसी को कोट करके मैं बात को खत्म करूंगा। चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उस पर बैठा, अजीत भाई बैठे, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, भले आदमी है, समझो उसमें क्या बैठा, ये सभी लोग समझते हैं। तो ये परसेप्शन उत्तर प्रदेश का जन जानता है। साधना जी अभी कह रही थी महिलाओं के लिए बड़ा चिंतित थी, मैं जरूर जवाब दूंगा। ये जिसके कहने पर डिबेट पर बैठती है, ऐसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर 500 एक्ट का मुकदमा कायम है आज की डेट पे। हजरत आप बताइए लोधी बच्ची को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए आप गिरफ्तार कब होंगे? मैंने ये पूछा किसी के कहने पर डिबेट में बैठी हुई, आप सर्टिफिकेट देने मत
बताइए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं चलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला कर दिया आपने। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? इसके कहने पर बैठी है, उसके कहने पर, आप किसके कहने पर? गॉड से पूछा था? गॉड से वादी नीतियों पर चलते हैं आप। जिन्नावादी आप, सावरकरवादी आप, महिला विरोधी आप, पिछड़ा विरोधी आप, लोधी बच्ची को न्याय कब मिलेगा? राम विरोधी आप, भगवान राम के विरोधी नहीं होते हैं तो संजय निषाद के साथ गठबंधन नहीं किया होता। भगवान राम की घृणा नहीं आती है, आप किस मुंह से बात करती है? लोधी बच्ची को ये न्याय कब जो मिलेगा? दोहरा चरित्र है, अभी रुचिका जी ने वीडियो दिखाया, आप कुछ नहीं बोल रही हैं। मनीष जी आपका जिलाध्यक्ष आपके प्रत्याशी से विभेद करता है। फल जनता देगी। रुचिका जी, मेरा निवेदन है, ये दुर्योधन डिबेट में मुझे मेरा पॉइंट रखने दिया जाए। ये इस तरह से करेगी तो मैं भी साधना जी एक सेकंड, साधना जी एक सेकंड, साधना जी एक सेकंड, मनीष जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक दूसरे पर आप लोग पर्सनल टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन आप दोनों का आप दोनों का बहुत सम्मान है, मैं फिर कह रही हूँ आपको। और एक दूसरे पर आप पर्सनल टिप्पणी ना करके मुद्दों पर अगर बात करेंगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी और आप लोगों के लिए भी, और वक्त कम जाया होगा। मनीष शुक्ला बात रखिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर 500 एक्ट का मुकदमा नहीं कायम है तो मेरे ऊपर मुकदमा करें आज। और कुलदीप सेंगर पे माफी मांगी है, वो तो अपराधी है कि नहीं है? देखिए इस तरह से अपराधी सिद्ध किया कि नहीं? देखिए इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगा। ये झूठी बातें कर रही थी, मैं सुन रहा था। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर कोई केस दर्ज है कि नहीं है? हाँ या ना में बात खत्म कर दीजिए। साधना भारती, अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर पे पहले माफी मांगे ना, अपराधी तो जेल है। मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम लेती हूँ। अरे भाई योगी सेंगर जो आदित्यनाथ है जी भी आरोपी है, बीजेपी निकाल चुकी है, शाह जी भी तड़ी पार रहे वो हैं। जो भी भाई साहब है उनको बीजेपी निकाल चुकी है, वो सलाखों के पीछे है, बात खत्म हो गई ना। सेंगर अगर भी रहा होता, सेंगर इस तरीके से खुलेआम घूम रहा होता तो साधना जी अभी आप और मैं एक ही सुर में मनीष शुक्ला पर